हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की नेक्स्ट कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक हैं हेतु भारद्वाज। हेतु भारद्वाज ने पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में दलित वर्ग और धनाढ्य वर्ग के शोषण के बारे में बताया गया है और यह कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है, जिसमें देश के साथ ही रामनेर गांव की आज़ादी की बात से कथाकार पूरे माहौल की रचना करता है। तो इसमें किस गांव का वर्णन किया गया है? रामनेर गांव का वर्णन किया गया है। गांव का ठाकुर पहले की तरह ही मुखिया बना हुआ है। गांव का ठाकुर है वो पहले की तरह मुखिया बना हुआ है। इस मुखिया के ब्राह्मण पूज्य सहयोगी हैं। ठाकुर मुखिया है और उसके ब्राह्मण उसके सहयोगी हैं। इसके अलावा शेष निर्धन वंचित जातियों के लोग इनके शोषण के लिए अभिशप्त से लगते हैं और ठाकुर एक धनाढ्य परिवार से है जो दलित वर्ग के लोगों का शोषण करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, किसी पात्र का वर्णन नहीं किया गया है। इसके साथ ही गांव में रहने वाले कुछ किरदार हैं, कुछ लोग हैं जो रामनेर की तरह किसी भी गांव के हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये रामनेर गांव में ही है, ऐसा काफ़ी गांव में होता है। किसी भी गांव का वर्णन हो सकता है। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनाव में चला आ रहा है वह आज भी जारी है। आज़ादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गांव में हुए उनमें स्कूल और डाकखाना खुलने के अलावा 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों की स्वयं जमीन मालिक बन जाना था। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद जो बदलाव हुआ उस रामनेर गांव में, उसमें क्या बदलाव हुआ कि स्कूल और डाकखाना खोल दिए गए थे मुखिया के द्वारा, लेकिन जो ठाकुरों ने जिस किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था उसे छुड़वाने के लिए किसानों को 10 गुना लगान देना पड़ता था, जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं दे पाता था। 10 गुना लगान देकर ही वे अपने ज़मीन के मालिक बन सकते थे। ठाकुर की जमींदारी से कुछ को तो मुक्ति मिली और कुछ का अभी भी ठाकुर और ब्राह्मणों के रहमो करम पर ही थे, उन्हीं के अधीन काम कर रहे थे। इस तरह के बदलाव के साथ गांव में लोकतंत्र को भी आना ही था। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए और गांव वाले समझे ही नहीं कि क्या करना है। इस पर मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर सबसे राय पूछी कि किसे प्रधान बनाया जाए। बनना तो मुखिया को ही था, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए उनकी राय लेने का एक बहाना बनाया और उसके पंडित मित्र ने उसे ही प्रधान बनने रहने की बात कही और उसी के मित्रों ने सहारा दे दिया कि आप ही हमारे प्रधान हैं और आप ही बने रहिए। बदले में उसने बुढ़ापे का बहाना बनाया और जो ठाकुर मुखिया था उसने बहाना बनाया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया और अपने बेटे को राम सिंह को प्रधान चुन दिया। चुन लिया गया और बाकी चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गए, उसी की सहमति से हो गई। मुखिया ने बाद में गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। गांव वाले बहुत खुश हुए। तो ठाकुर ने, जो प्रधान था, मुखिया था, उसने बताया कि अपने गांव में जो मुखिया हमारे अनुसार बना था और उसके विरोध में कोई भी चुनाव लड़ने वाला नहीं था, यह एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए हमारे गांव का नाम पंडित नेहरू तक, जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गया है। तो गांव वाले अपने गांव की प्रशंसा सुन के बहुत खुश हुए। रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से ठाकुर और ब्राह्मण तो बराबर थे। लोगों की संख्या के अनुसार ठाकुर और ब्राह्मण तो बराबर थे। कुछ और दलित जातियों के भी घर थे, लेकिन चमारों की संख्या इन सबसे बहुत ज़्यादा थी। चमार थे वो संख्या में अधिक थे। इस बात को चमार नहीं जानते थे क्योंकि वो दीनहीन होते हैं, क्योंकि उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं थी कि वो अपनी संख्या के बारे में जान सके।
हालांकि उनमें से कुछ के पास जमीन भी थी और पैसे भी थे। गांव के स्कूल में राम सिंह ने कच्ची पक्की इमारत बनवा दी और अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी। अपना गुर्गा यानी अपने ही चमचे को वहां पर नौकरी पर रखवा दिया। वही डाकखाने का भी काम करने लगा। कौन? मुखिया का जो गुर्गा था, जो चमचा था। उस उदंड गुर्गे ने पढ़ाने की बजाय बच्चों को पीटा ज़्यादा और बच्चे शिक्षा के मामले में फिस्टी हो गई। और उसको आता जाता कुछ था नहीं, बच्चों को पीटता रहता था, जिसके कारण बच्चे शिक्षा में पिछड़ गए थे। फिस्टी होना, पिछड़ जाना। गांव में बदलाव की पहली बयार दो ब्राह्मण भाइयों महेंद्र और बलवीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से आई। तो दो ब्राह्मण थे, जो दोनों भाई थे, महेंद्र और बलवीर। उन्होंने मुखिया को बदलने की कोशिश की। इनके पिता स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। उनके पिताजी था, वह भी मुखिया से डटकर सामना करता था। नाराज मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर जबरन अपना कब्जा जमा लिया था और उसके पिताजी की, जो बलवीर और महेंद्र ब्राह्मण थे, उसके पिताजी की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और उसे बेदखल कर दिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार एक दिन गांव के पास नहर के किनारे उसकी लाश मिली और उसके पिताजी को भी मरवा दिया, क्योंकि वही गांव में उससे दबने वाला नहीं था, उसका सामना करने वाला था। तो मुखिया डर गया था कि यह विरोध करेगा तो विरोध में और भी लोग उकसेंगे, तो उसके कारण उसको मरवा दिया गया। उनके अनाथ बच्चों को मामा दिल्ली ले गया और दोनों बच्चों को उसके मामा जी आए और दिल्ली ले गए। कुछ पढ़ाया और सरकारी ऑफिस में चपरासी लगवा दिया। दोनों कभी कभार गांव आकर घर की मरम्मत करवा जाते। उनके मन में भी मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था, क्योंकि वो भी अपने बदले की भावना को लिए बैठे हुए थे। वो भी अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। दोनों भाई जान गए थे कि निर्विरोध चुनाव मुखिया की रणनीति का हिस्सा थे, क्योंकि इसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं है, तो मुखिया तो हमारे गांव का यही रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि हमें इसका विरोधी कोई ना कोई खड़ा करना पड़ेगा। दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए, क्योंकि चमारों के गांव में संख्या अधिक थी, अगर उनको संगठित इकट्ठा कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। और जो मुखिया ने आतंक फैला रखा है, उससे मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने दिल्ली में ही तय कर लिया था कि अगले चुनाव में वे थोड़े बहुत पढ़े लिखे, समझदार और आर्थिक रूप से किंचित समर्थ फगना को चुनाव लड़वाएंगे। तो चमारों की जात में एक फगना जो खाता पीता चमार था, उसके बारे में सोचा कि उसको चुनाव लड़वाएंगे। चुनाव घोषित होते हुए गांव आ गए। दोनों भाई महेंद्र और बलवीर गांव आ गए और फगना से चर्चा की और फगना से मुखिया बनने की बातचीत शुरू कर दी। फगना को उनकी बात में दम लगा और फिर सारे चमार एक हो गए। मुखिया और सवर्णों को जब पता चला, सवर्ण यहाँ ब्राह्मणों को यह पता चला, तो उन्हें बलवीर महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो उसके विरोध में किसी और को मुखिया बनाना चाहते थे और बलवीर और महेंद्र उस मुखिया से अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश हुई, लोभ लालच दिया और डराया धमकाया गया भी। किनको? बलवीर और महेंद्र को। लेकिन वे अड़े रहे। मुखिया ने चमारों को बुलाकर समझाया तो जो ठाकुर की दया पर निर्भर थे वे पसर गए, यानी वो बदल गए। जाति के मामले में क्या करते? वो ठाकुर के पक्ष में आ गए। ठाकुर ने कहा कि चुपचाप साथ देना, नहीं तो देख लेना, और वह ठाकुर उन्हें धमकी देने लग गया। इस तरह चमारों के में अदृश्य फूट पड़ गई। अदृश्य यानी वो चमार दिखाना भी नहीं चाहते थे, फगना को दिखाना चाहते कि हम वोट तुम्हारे दे रहे हैं, और नीचे ही नीचे मदद करने लगे मुखिया के। चुनाव का नतीजा वही निकला जिसकी आशंका थी। चमारों की फूट से राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित कर दिया और चमारों में फूट डाल करके चमारों के आधे वोट अपनी तरफ कर लिए और फगना को काफ़ी वोटों से हरा दिया। बलबीर और महेंद्र को मुखिया ने बुलाकर खूब लानत और मलानत की, खूब कहा सुनी की, खूब सुनाया। दोनों ने कहा कि ये आखिरी चुनाव थोड़े ही है। मुखिया ने कहा तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए और हिम्मत बंधाई और फगना को साहस दिलाया कि कोई बात नहीं, अब की बार तो हार गए, लेकिन फिर चुनाव होंगे और फिर तुम जीत जाओगे।
दोनों ने कहा कि अपने लोगों को संगठित करने में लगे रहना, अगले चुनाव में सबको दिखा देंगे। उसी रात कुछ लोगों ने महेंद्र बलवीर को बुरी तरह पीट डाला और मुखिया के लोगों ने महेंद्र और बलवीर, जो ब्राह्मणों के बच्चे थे, उन पर आक्रमण कर दिया और उनको खूब पीटा। सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरहम पट्टी के लिए कस्बे ले गए। थाने गए तो पुलिस ने डांट कर भगा दिया, क्योंकि पुलिस भी मुखिया के कहे में थी। दोनों भाई वहीं से दिल्ली वापस चले गए। गांव में जातिवादी माहौल घना हो गया था। रामनेर गांव में जातिवाद अधिक फैल गया था। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार होने थे, लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे और 7 साल तक राम सिंह ही प्रधानी करता रहा। चुनाव तो 3 साल में होने थे, लेकिन बाढ़ और सूखे के कारण 7 साल तक राम सिंह ही प्रधान बना रहा। गांव में जातिवादी वैमनस्य से बढ़ने लगा। वैमनस्य से दुश्मनी, लोगों में जातिवाद के कारण एक दूसरे के दुश्मन बढ़ने लगे। लेकिन फगना के कारण चमारों में आई चेतना से वे ठाकुर और ब्राह्मण गठजोड़ का डटकर मुकाबला करने लगे। लेकिन चमार संगठित हो गए थे। राम सिंह इस बीच पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा। मुखिया की मौत के बाद वह और निरंकुश हो गया। जो ठाकुर मुखिया था उसकी मृत्यु हो गई थी और राम सिंह और भी मनमानी करने लग गया था। फिर चुनाव की घोषणा हुई तो चमार बहुत खुश हुए। फगना महेंद्र बलवीर के पास दिल्ली पहुंच गया। इस बार वे आने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उनको मारपीट हुई थी। लेकिन फगना के कहने पर चुनाव के 1 सप्ताह पहले गांव आने के लिए वे दोनों फिर मान जाते हैं। दोनों गांव आए तो देखा कि चमारों में जबरदस्त जोश था। लेकिन राम सिंह भी कम नहीं था। उसने शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाना प्रारंभ कर दिया था। किनकी? चमारों की राह में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई मुकाबला करने वाला हो। पहले तो इन्हें वोटर लिस्ट नहीं मिली। चमारों को वोटर लिस्ट ही नहीं मिली थी। जब मिली तो देखा कि उसमें दोनों भाइयों के साथ चमारों के उन लोगों के भी नाम नहीं है जो बाहर रहते हैं, जो चमारों के संगठन में थे, जो उनके वोट देने वाले थे, फगना को वोट देने वाले थे। उन लोगों के वोट कटवा दिए गए थे। जबकि ब्राह्मण ठाकुरों के सबके नाम थे। जो बाहर ब्राह्मण और ठाकुर रहते थे उन सब के नाम थे, लेकिन चमार और उनकी वोट देने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया गया था। इनके बावजूद चमारों के वोट अब भी बाकी सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि चमारों की संख्या अधिक थी। यानी जीत का गणित चमारों के पक्ष में था और वे आश्वस्त थे कि जीत हमारी ही होनी है। चुनाव से पहले पोलिंग पार्टी आई, जिनका चुनाव अधिकारी संयोग से ठाकुर ही था। और पोलिंग पार्टी का जो अधिकारी था, जो चुनाव अधिकारी था, वो भी राम सिंह के संयोग से ठाकुर ही निकला। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर बुलाया, पार्टी पर खाने वाने पर बुलाया और दारू पिलाई। तो और जाति के नाम पर रिश्वत से मिले रुपयों के कारण अधिकारी ने राम सिंह को हर हाल में जीतने की रणनीति बताई और हर हालत में राम सिंह को जीतने की योजना बनाने लगे। सुबह पोलिंग के वक्त जब शुरू में मतदाता नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों के एजेंटों को चाय पिलाने ले गया। 1 घंटे बाद वे लोग लौटे तो वोटर आने लगे थे। चमारों की औरतें आई तो पता चला कि उनके वोट तो पहले से ही दिए जा चुके हैं, क्योंकि जो पोलिंग पार्टी का अधिकारी था वो भी ठाकुर था और उसने ज़बरदस्ती चमारों की औरतों के वोट पहले से ही राम सिंह के डलवा दिए थे। खूब हंगामा हुआ। साफ था कि राम सिंह ने 1 घंटे में उतने वोट डलवा दिए जितने वो जीतने वाला था। हुआ भी यही। वो करीब 100 वोटों से फिर से जीत गया। फगना ने लोगों की सलाह पर अदालत में चुनाव के खिलाफ रीट लगवा दी और अगले चुनाव का मुकदमा चलता रहा। जब तक अगले चुनाव की तारीख आई तब तक फगना मुकदमा चलता रहा राम सिंह के साथ। राम सिंह ने के धांधली से प्रधान बन जाने के गांव में सवर्ण दलित संघर्ष और गहरा गया। सवर्ण यानी ठाकुर और ब्राह्मणों में, और दलित संघर्ष यानी चमारों के संघर्ष गहरा होता गया। फगना ने केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली तो राम सिंह ने सवर्ण नेताओं से। फगना ने भी खूब जोर लगाया अपनी जान पहचान बढ़ाने में, और इधर मुखिया राम सिंह ने भी जो ब्राह्मण जो नेता थे
उनको भी अपने कब्जे में कर लिया था। दोनों अपने नेताओं को गांव में लाकर सभाएं कराने लगे और गांव में अलग किस्म की जातियां राजनीति का उभार हुआ। दोनों तरफ गुंडों की तादाद बढ़ गई थी। दोनों की तरफ से गुंडों की संख्या बढ़ने लगी। आए दिन संघर्ष होने लगे, लड़ाई दंगे होने लगे। राम सिंह पंचायत के पैसों से कागजों में गांव का विकास करता रहा और खुद भी माल हड़पता रहा। उसने गांव में कोई काम नहीं करवाया विकास से संबंधी। गांव का विकास नहीं हुआ, लेकिन कागजों में होता गया और पैसे हड़पता गया। फिर चुनाव आए तो राम सिंह को लगा कि अब चुनाव जीतना आसान नहीं है, तो उसने नई रणनीतियों पर सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि राम सिंह भी समझ चुका था कि अब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं और अब तुम्हें मुखिया नहीं बनने देंगे। तो उसने नई रणनीति बनाई कि अब मुखिया किसको बनाया जाए। ब्राह्मण ठाकुरों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि क्या करना है। खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अब की बार तुम्हारी जीत नहीं होने वाली है, और कहा कि इस बार सब मिलकर तय करें। उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छीराम का नाम चला दिया कि अब चमारों में फूट डालने के लिए उसने फगना के खिलाफ लच्छीराम का नाम दे दिया। चमार पहले तो खुश हुए, फिर निराश ही। इससे तो राम सिंह की ही सत्ता चलती रहेगी, क्योंकि लच्छीराम भी राम सिंह का ही इंसान था। अगर लच्छीराम, लोगों ने सोचा, अगर लच्छीराम भी मुखिया बन जाता है तो वह भी राम सिंह का ही है, तो नेता तो हमारे राम सिंह ही रहेंगे, अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। उनमें दो गुट बन गए। राम सिंह के सिखाने से लच्छीराम का जोश दोगुना हो गया और वह अपने जाति भाइयों के कहने पर भी मैदान से नहीं हटा। उसमें भी जोश पैदा हो गया और वो मुखिया के सपने देखने लग गया। पर्चा दाखिल करने वाले दिन राम सिंह ने चुपके से अपने बेटे नाहर सिंह का भी फार्म भरवा दिया, क्योंकि वो तो नई चाल चल रहा था कि चमारों के लच्छीराम और फगना दोनों खड़े हो जाएंगे तो इनके वोट आधे हो जाएंगे और लोग जो बची हुई जाती हैं वो वोट तुम्हारे बेटे नाहर सिंह को देंगे, तो फिर जीत तुम्हारी ही होनी है। आखिर में नाम वापस लेने के बाद 3 उम्मीदवार रह गए। नाहर सिंह यानी राम सिंह मुखिया का बेटा नाहर सिंह, लच्छीराम और इतवारी चमार यानी 2 दलित और 1 सवर्ण। नाहर सिंह ठाकुर था और लक्ष्मीराम और इतवारी चमार दोनों रह गए चमार। तो दलित वर्ग से थे जिनके वोट फिर से दोनों के आधे आधे हो गए। चुनाव का नतीजा तय था, क्योंकि राम सिंह ने खेल ही ऐसा खेला था। चमारों के वोट दोनों की तरफ बढ़ गए और नाहर सिंह अपने दादा और पिता की परंपरा आगे बढ़ाता हुआ फिर से प्रधान बन गया। आज़ादी से पहले उनका दादा गांव का मुखिया था, अब तीसरी पीढ़ी में वह था। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना। जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, समाज नहीं बदलेगा। तो फिर लेखक हेतु भारद्वाज लोगों से पूछ रहा है कि समाज का में जो दलित वर्ग और धनाढ़ वर्ग के लोगों का जो सिलसिला है, जो भेदभाव, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होगा तो समाज और देश में बदलाव नहीं होगा। तो ये थी हमारी कहानी पटाक्षेप नहीं होगा, जिसके राइटर हैं हेतु भारद्वाज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।